कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बसें दिखाई जाती हैं जिनके अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत बड़े खतरे से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक सबसे आगे चल रही बस बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देखकर एक ऑफिसर नीचे उतरता है ताकि जाकर पता लगा सके कि आखिर आगे क्या हुआ है। लेकिन जाने से पहले वह बस ड्राइवर से साफ शब्दों में कहता है कि मेरे लौटने से पहले किसी भी हालत में बस का दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर वह आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन काफी देर बीत जाती है और वह ऑफिसर वापस नहीं लौटता। यह देखकर बस में मौजूद दूसरा सोल्जर भी अपने साथी को देखने के लिए नीचे उतर जाता है। मगर जैसे ही वह बस से बाहर निकलता है तभी अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर बस के अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। तभी पैट्रिक नाम का एक आदमी एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि मैं नीचे उतरकर उस सोल्जर की गन लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगा, फिर कम से कम हमारे पास अपनी जान बचाने का एक मौका तो होगा। इतना कहकर पैट्रिक बस से नीचे उतर जाता है और सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गन उठाने की कोशिश करता है तभी वह सोल्जर अचानक उस पर हमला कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अब वह खुद भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था। पैट्रिक किसी तरह अपनी जान बचाकर बस के नीचे छिप जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक एक करके कई और ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे बस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि कुछ लोग इमरजेंसी डोर की मदद से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच हम एमा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने छोटे बच्चे के साथ ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक कार के अंदर छिप जाती है। एमा पैट्रिक की पत्नी थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी कार तक पहुंच जाता है और एमा पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय पैट्रिक और उसका दोस्त जैक वहां पहुंच जाते हैं और बिना देर किए उस ज़ॉम्बी को गोली मार देते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद एमा की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी काट चुका है, यानी अब वह भी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी सीधे कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचा हो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो एक घोड़े का शिकार करता है और फिर उसे अपने घर लेकर चला जाता है। दरअसल अब तक इस दुनिया के लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। जो कुछ गिने चुने लोग जिंदा बचे थे वे शिकार करके और जैसे तैसे अपना पेट भरकर जिंदगी काट रहे थे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसके साथ लू नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। दरअसल लू कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक की बेटी थी जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वहीं जिस आदमी को हमने कुछ देर पहले घोड़े का शिकार करते हुए देखा था वह पैट्रिक ही था। पैट्रिक और जैक दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों कभी भी आपस में बात नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी या ऐसा राज छिपा हो जिसने उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह दूर कर दिया था। पैट्रिक अपने घर लौटता है और सीधे रेडियो के सामने जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वह बाहर की दुनिया में बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन रोज की तरह आज भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में अब उसके अलावा कोई बचा ही नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ लू को अब तक यही लगता था कि जैक ही उसका असली पिता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसी ने उसकी परवरिश की थी। इसीलिए लू को अपने असली पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगली सुबह जैक लू को खाने के लिए कुछ बिस्किट देता है, लेकिन लू उन्हें खाने की बजाय चुपके से अपने पास छिपा लेती है। फिर जैसे ही उसे बाहर जाने का मौका मिलता है वह सीधे पैट्रिक के पालतू कुत्ते के पास पहुंच जाती है और वे सारे बिस्किट उसे खिला देती है। लू ये सब छिपकर करती थी क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर जैक को इस बात का पता चल गया तो वह उस पर गुस्सा करेगा। उसी समय पैट्रिक अपने कुत्ते को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ शिकार पर लेकर चला जाता है। इसके बाद लू भी चुपचाप वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन लू का जन्मदिन था, इसलिए जैक उसे उसकी माँ की कुछ पुरानी चीजें गिफ्ट करता है। उन्हें देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। तभी वह जैक से कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे सच सच बताइए, क्या मॉन्स्टर्स सच में होते हैं? दरअसल लू ज़ॉम्बीज की बात कर रही थी। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि मॉन्स्टर्स पहले हुआ करते थे, लेकिन अब इस भयानक ठंड की वजह से वे सभी मर चुके हैं। अब इस दुनिया में कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। जैक की बात सुनकर लू भी उस पर यकीन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक भी अपने घर में लू के लिए एक छोटा सा केक बनाता है, लेकिन वह उसे लेकर लू के पास नहीं जाता। वह अकेले ही अपने घर में बैठकर चुपचाप लू का जन्मदिन मनाता है। यह देखकर साफ पता चलता था कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, लेकिन किसी वजह से उससे दूर रहने को मजबूर था। इसके बाद पैट्रिक एक बार फिर रेडियो के सामने बैठ जाता है और बाहर की दुनिया में मौजूद लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। उसी रात लू अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है और वह घबराकर जाग जाती है। उसकी नजर जैसे ही खिड़की की तरफ जाती है वह बाहर एक सफेद रंग का खौफनाक ज़ॉम्बी देखती है जो घर के बाहर लगे फेंस को पार करके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पैट्रिक का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनते ही वह ज़ॉम्बी वहां से भाग
भाग जाता है। ये सब देखकर लू बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो देखा वह सपना था या हकीकत। अगली सुबह जैसे ही जैक की आंख खुलती है वह देखता है कि लू अपने बिस्तर पर नहीं है। यह देखकर वह घबरा जाता है और पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एक टेबल के नीचे पड़ती है जहाँ लू डरी सहमी छिपी बैठी थी। जैक भी उसके पास टेबल के नीचे चला जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर लू कहती है कि कल रात मैंने एक मॉन्स्टर देखा था। उसका पूरा शरीर सफेद था और वह हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लू की बात सुनकर जैक उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अब इस दुनिया में कोई मॉन्स्टर नहीं बचा है। लेकिन इस बार लू भी चुप नहीं रहती। वह तुरंत जैक से सवाल करती है कि अगर मॉन्स्टर्स नहीं होते तो आपने पूरे घर के चारों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे फेंस क्यों लगा रखे हैं और आप हमेशा मुझे घर से बाहर जाने से क्यों रोकते रहते हैं। लू के इन सवालों का जैक के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ खामोश होकर उसकी तरफ देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ शिकार पर निकल रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लू से होती है। पैट्रिक मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे कुत्ते को मीठी चीजें मत खिलाया करो, वो अंधा भी हो सकता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैसे ही वह पैट्रिक को लू से बातें करते हुए देखता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पैट्रिक को सख्त लहजे में लू से दूर रहने के लिए कहता है। पैट्रिक भी बिना कोई बहस किए अपनी स्नो बाइक स्टार्ट करता है और शिकार के लिए वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वह खाने की तलाश में एक पुराने स्टोर के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ राशन ढूंढने लगता है उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है जिसका शरीर किसी ने बेरहमी से नोच नोच कर खा लिया था। यह देखकर पैट्रिक तुरंत सतर्क हो जाता है। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक खौफनाक जॉम्बी दिखाई देता है जो उसी लोमड़ी का मांस बड़ी बेरहमी से खा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उस जॉम्बी की नजर भी पैट्रिक पर पड़ जाती है। फिर वह बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन पैट्रिक वक्त रहते स्टोर से बाहर निकल जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वह जल्दी से अपनी स्नो बाइक पर बैठता है और पूरी रफ्तार से घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है जिसकी वजह से उसकी स्नो बाइक सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पैट्रिक दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक लू को गन चलाना सिखा रहा था। लू पहली बार गन चला रही थी इसलिए वह इसे सीखकर काफी खुश थी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में असली खतरा उनके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। इसके बाद हम फिर से पैट्रिक को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक जॉम्बी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ा है। पैट्रिक गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस जॉम्बी की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, यानी अब उसे दिखाई नहीं देता था। दरअसल वक्त के साथ साथ ये जॉम्बीज भी म्यूटेंट बन चुके थे। भयानक ठंड की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इसके बदले उनकी सुनने और सूंघने की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वे छोटी सी आवाज और हल्की सी गंध भी आसानी से पकड़ सकते थे। तभी दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वह जॉम्बी तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, यानी अब उसका अगला निशाना जैक का घर था। यह देखकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपनी स्नो बाइक उठाता है और पूरी रफ्तार से जैक के घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचता है वह हवा में फायर करते हुए जोर जोर से जैक को अंदर जाने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से जैक उसकी बात सुन नहीं पाता। उसी वक्त वह जॉम्बी पीछे से आकर पैट्रिक पर हमला कर देता है और उसे स्नो बाइक से नीचे गिरा देता है। अब वह बेरहमी से पैट्रिक पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर जैक तुरंत लू को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और खुद अपनी गन से जॉम्बी पर निशाना साधने लगता है, लेकिन सही समय पर वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। इसी का फायदा उठाकर जॉम्बी पैट्रिक के गले पर काट लेता है। तभी अचानक पैट्रिक का वफादार कुत्ता वहाँ पहुँच जाता है और बिना अपनी जान की परवाह किए जॉम्बी पर हमला कर देता है। उसकी वजह से जॉम्बी कुछ देर के लिए पैट्रिक से दूर हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वह जॉम्बी कुत्ते को भी काट लेता है। मौका मिलते ही पैट्रिक अपनी गन उठाता है और जॉम्बी पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वह जॉम्बी वहाँ से भाग निकलता है। जॉम्बी के जाने के बाद पैट्रिक अपने कुत्ते के पास पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉम्बी के काटने की वजह से उसके वफादार साथी की मौत हो चुकी थी। यह देखकर पैट्रिक पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वह अपने कुत्ते को उठाकर घर ले आता है। अपने सबसे वफादार साथी को खोने का दुख तो उसे था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि जॉम्बी उसके गले पर भी काट चुका था, यानी अब वह खुद भी संक्रमित हो चुका था। अब पैट्रिक अपनी गन उठाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह खुद पर गोली चलाने वाला होता है तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल जब एमा को जॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया था तभी पैट्रिक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उसने बिना एक पल गंवाए एमा का वही हाथ काट दिया था ताकि वायरस उसके पूरे शरीर में फैलने से पहले ही रुक जाए। इसी वजह से उस समय एमा की जान बच गई थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पैट्रिक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। पैट्रिक तुरंत रेडियो उठाता है और सामने वाले आदमी को बताता है कि जॉम्बीज एक बार फिर वापस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक ने मुझे भी काट लिया है। ये सुनते ही सामने वाला आदमी बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि काफी सालों से किसी ने भी एक भी जॉम्बी नहीं देखा था। इसलिए सभी लोगों को यही लगता था कि अब इस दुनिया से सारे जॉम्बीज हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लू अपने प्यारे कुत्ते की मौत से बेहद दुखी
दुखी थी। तभी वह जैक से जिद करने लगती है कि उसे ताजे फूल चाहिए, क्योंकि वह उन फूलों को अपनी माँ की तस्वीर के सामने रखना चाहती थी। जैक भी उसकी बात मान जाता है और फूल लेने के लिए बाहर निकल पड़ता है। बाहर जाते ही उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ती है, जो अपने वफादार कुत्ते को घर के बाहर दफना रहा था। यह देखकर जैक को भी काफी दुख होता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर पैट्रिक को जॉम्बी ने काट लिया था तो वह अब तक जॉम्बी में क्यों नहीं बदला। यही बात सोचते हुए जैक वहाँ से फूल लेने चला जाता है। रात होने के बाद जैक वापस घर लौटता है। उसके हाथ में ताजे फूल थे। उन्हें देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। सबसे पहले वह कुछ फूल अपनी माँ की तस्वीर के सामने रखती है, लेकिन बाकी फूल लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उधर जैक जब घर के अंदर आता है तो उसे लू कहीं दिखाई नहीं देती। वह पूरे घर में उसे ढूंढता है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वह देखता है कि लू अकेली घर से दूर जा रही है। यह देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत उसके पीछे भागता है। इधर लू पैट्रिक के कुत्ते की कब्र पर फूल रख रही थी, लेकिन तभी अचानक वही खौफनाक म्यूटेंट जॉम्बी उसके पीछे आ जाता है और अपने नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए लू को बचाने के लिए जॉम्बी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस दौरान जॉम्बी जैक को भी बुरी तरह घायल कर देता है। तभी ठीक समय पर पैट्रिक वहाँ पहुँच जाता है। वह बिना देर किए अपनी गन निकालता है और जॉम्बी पर गोली चला देता है। गोली लगते ही जॉम्बी वहीं गिर जाता है और आखिरकार खतरा टल जाता है। इसके बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वह खुद को पैट्रिक के घर के अंदर पाता है, लेकिन वहाँ लू कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वह घर से बाहर आता है, उसकी नजर उस म्यूटेंट जॉम्बी पर पड़ती है, जिसे पैट्रिक ने जिंदा पकड़कर मजबूत रस्सियों से बांध रखा था। तभी पैट्रिक भी वहाँ आ जाता है और जैक को बताता है कि अब ये जॉम्बीज पहले जैसे नहीं रहे। वक्त के साथ ये म्यूटेंट बन चुके हैं। इनकी चमड़ी पहले से कहीं ज्यादा मोटी हो गई है, इसलिए अब इन्हें ठंड का ज्यादा असर नहीं होता। हालांकि लगातार बर्फ में रहने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बदले इनकी सूंघने और सुनने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब ये छोटी सी आवाज और हल्की सी गंध का भी आसानी से पता लगा लेते हैं। पैट्रिक अभी जैक को यह सब समझा ही रहा था कि तभी वहाँ लू भी आ जाती है। उसे देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। लू पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके चेहरे पर सिर्फ कुछ हल्की खरोंचें थीं। लू को सही सलामत देखकर जैक की जान में जान आ जाती है। इसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर वापस घर लौट जाता है। उधर पैट्रिक अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके पास लू की कॉल आती है। लू बड़े प्यार से उसे कहती है कि आज रात आपको हमारे घर डिनर पर आना है। यह सुनते ही पैट्रिक के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती है। वह बिना देर किए उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। रात होने पर पैट्रिक डिनर पर जाने की तैयारी करने लगता है। सबसे पहले वह अच्छी तरह नहाता है और फिर कई दिनों बाद अपनी दाढ़ी भी साफ करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शाम को खास बनाना चाहता हो। इसके बाद पैट्रिक जैक के घर पहुंचता है। जैक भी उसे इतने लंबे समय बाद बिना दाढ़ी के देख रहा था। तभी लू वहां आती है, लेकिन पैट्रिक का बदला हुआ चेहरा देखकर वह उसे पहचान ही नहीं पाती। फिर जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि यही पैट्रिक है। यह सुनकर लू भी मुस्कुरा देती है और फिर तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। पैट्रिक अपने साथ लू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया था। लू को भी वह गिफ्ट बहुत पसंद आता है। डिनर खत्म होने के बाद पैट्रिक लू को एक कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनते सुनते लू को नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाती है। इसके बाद जब पैट्रिक वापस अपने घर जाने लगता है तो वह जैक से कहता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और मुझे यह भी लगता है कि बहुत जल्द यहाँ और जॉम्बीज पहुँच जाएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन जैक को उसकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उसे पूरा भरोसा था कि वे लोग यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। यही सोचकर वह पैट्रिक की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार गुस्से में जैक पैट्रिक को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें डिनर पर बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि एक दिन एमा और पैट्रिक सामान लेने के लिए एक स्टोर में गए थे, लेकिन वहाँ किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। पैट्रिक को शक होने लगा था कि एमा जैक को पसंद करने लगी है। गुस्से में आकर वह एमा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला एमा की जान ले लेगा। जैसे ही पैट्रिक वहाँ से जाता है उसी वक्त एक जॉम्बी आकर एमा पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। जब यह बात जैक को पता चलती है तो वह गुस्से में सीधे पैट्रिक के घर पहुँचता है। वह पैट्रिक को उसकी गलती के लिए खूब सुनाता है। इसके बाद वह लू को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि पैट्रिक अब उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगा। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। उसी रात लू अचानक एक डरावने सपने से घबराकर उठ जाती है। वह तुरंत जैक के पास जाती है और कहती है कि मैंने सपने में देखा आप मर गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती। लू की बातें सुनकर जैक भी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद पैट्रिक सही कह रहा था। अगर वे लोग यहीं रुके रहे तो कभी भी किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह फैसला करता है कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद तीनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे एक पुराने स्टोर पर रुकते हैं ताकि वहाँ से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया जा सके। जब वे सामान लेकर बाहर निकलते हैं तभी
उनकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वह चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। पैट्रिक तुरंत उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, वह औरत बुरी तरह घबरा जाती है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर पैट्रिक और जैक बिना देर किए उसे उठाते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं। पैट्रिक तुरंत समझ गया था कि इस औरत को किसी गहरे सदमे ने तोड़ दिया है। यही वजह थी कि वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी और ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी सामान्य होती है, तब वह पैट्रिक और जैक को पूरी बात बताती है। वह कहती है कि मैं और मेरा परिवार तुम्हारे रेडियो मैसेज सुनकर ही इस जगह की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हम पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरा पूरा परिवार मारा गया, सिर्फ मैं ही किसी तरह बच पाई। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम एन है और वह प्रेग्नेंट भी है। तभी अचानक एन को बाहर से ज़ॉम्बीज़ की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है। तब पैट्रिक उसे समझाते हुए कहता है कि घबराओ मत, हमने एक ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़कर बांध रखा है, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन पैट्रिक की यह बात सुनकर एन और भी ज्यादा डर जाती है। वह तुरंत एक गन उठाती है और उस बंधे हुए ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाती है। इसके बाद बिना एक सेकंड गंवाए वह उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देती है। फिर वह पैट्रिक और जैक से कहती है कि शायद तुम्हें यह बात नहीं पता, ये ज़ॉम्बीज़ मरने से पहले जो डरावनी आवाजें निकालते हैं वे अपने बाकी साथियों को बुलाने का इशारा होती हैं। यानी अब बहुत जल्द यहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ पहुंचने वाले हैं। एन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि तभी चारों तरफ से कई ज़ॉम्बीज़ की चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि पूरा झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिना वक्त गंवाए पैट्रिक सभी को घर के अंदर ले आता है। इसके बाद वे मिलकर घर की हर खिड़की और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देते हैं। साथ ही अपनी अपनी गन भी लोड कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अगली लड़ाई उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली है। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ उनके घर तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी तो घर की छत पर भी चढ़ जाता है। यह देखकर जैक सबसे पहले लू की सुरक्षा के बारे में सोचता है। वह तुरंत उसे घर के नीचे बने बेसमेंट में भेज देता है ताकि वह वहाँ सुरक्षित रह सके। इसके बाद जैक छत की तरफ जाता है ताकि ऊपर मौजूद ज़ॉम्बी को रोक सके, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए जैक एक कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी इतना ताकतवर था कि जैक दरवाजा बंद तक नहीं कर पाता। उधर नीचे भी हालात बेकाबू हो चुके थे। कई ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस आते हैं और सीधे पैट्रिक और एन पर हमला कर देते हैं। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें मार गिराएं, लेकिन ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ पहले से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीले थे, इसीलिए उनका सामना करना बिल्कुल आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में भी एक ज़ॉम्बी किसी तरह घुस जाता है। अब लू वहाँ अकेली थी और अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। तभी एन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वह तुरंत स्पीकर पर तेज आवाज में गाना चला देती है। अचानक चारों तरफ आवाज गूंजने लगती है। इस आवाज की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। जैक इसी मौके का फायदा उठाता है और ऊपर मौजूद ज़ॉम्बी को मार गिराता है। वहीं नीचे पैट्रिक और एन भी घर के अंदर घुसे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी लड़ाई के बीच अचानक पैट्रिक को याद आता है कि लू अभी भी बेसमेंट में अकेली है। जैसे ही वह बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, अचानक एक ज़ॉम्बी बाहर आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन पैट्रिक बिना घबराए तुरंत अपनी गन से उसे मार गिराता है। उसी समय लू भी रोते हुए बेसमेंट से बाहर आती है। वह बुरी तरह डरी हुई थी, क्योंकि कुछ ही पल पहले वह वहाँ मरते मरते बची थी। पैट्रिक तुरंत लू को लेकर रेडियो रूम में जाता है और उसे वहीं सुरक्षित छोड़ देता है। तभी अचानक रेडियो पर किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वह उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। लू तुरंत उससे बात करने लगती है। वह औरत लू को बताती है कि स्प्रिंग फॉल नाम की जगह पर अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और वहीं पर कई सर्वाइवर्स ने अपनी एक सुरक्षित बस्ती बना ली है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक और एन मिलकर घर के अंदर घुसे एक एक ज़ॉम्बी को मार रहे थे। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। बिजली जाते ही स्पीकर भी बंद हो जाता है। जैसे ही स्पीकर की आवाज बंद होती है, ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक और गुस्से में दिखाई दे रहे थे। यह देखकर जैक को एहसास हो जाता है कि अब शायद उनका बचना नामुमकिन है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ने घर को घेर रखा था और उनकी गन में भी बहुत कम गोलियां बची थीं। आखिरकार जैक टूट जाता है। वह लू के पास जाता है। उसके मन में एक दर्दनाक फैसला चल रहा था। वह नहीं चाहता था कि लू ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरे या खुद एक ज़ॉम्बी बन जाए, इसलिए वह सोचने लगता है कि इससे पहले वह अपनी और लू की जिंदगी खुद ही खत्म कर दे। लेकिन तभी लू सबको रोकते हुए कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी रेडियो पर एक औरत से बात हुई थी। उसने मुझे बताया है कि स्प्रिंग फॉल में अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और उसने यह भी बताया कि इन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ सिर में गोली मारकर ही मारा जा सकता है। लू की बात सुनते ही सभी के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठती है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वे लोग घर से बाहर निकलें कैसे, क्योंकि पूरा घर ज़ॉम्बीज़ के झुंड से घिर चुका था। तभी पैट्रिक एक बड़ा फैसला लेता है। वह जैक से कहता है कि मैं बाहर जाकर इन सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम इसी मौके का फायदा उठाकर लू और एन को लेकर मेरी गाड़ी से यहाँ से निकल जाना। इतना कहकर पैट्रिक अपनी गन उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर पहुँचते ही वह लगातार गोलियां चलाकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही पलों में उसे चारों तरफ से घेर
घेर लेते हैं। उधर जैक यही मौका देखकर लू और एन को जल्दी से गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेता है। इधर कई ज़ॉम्बीज पैट्रिक को पकड़ लेते हैं। पैट्रिक समझ चुका था कि अब उसका बचना संभव नहीं है। आखिरी बार वह अपनी पुरानी यादों को याद करता है, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और उन सभी पलों को जिन्हें वह कभी वापस नहीं पा सकता था। इसके बाद वह बिना डरे अपने पास मौजूद विस्फोटक को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पैट्रिक खुद को उन सभी ज़ॉम्बीज के साथ उड़ा देता है। दूसरी तरफ जैक, लू और एन दूर खड़े यह सब देख रहे थे। पैट्रिक की कुर्बानी ने उन तीनों की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी मौत ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद जैक, लू और एन उसी गाड़ी में बैठकर स्प्रिंग फॉल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां शायद अभी भी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बाकी थी। और बस दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।